अस्सलाम वालेकुम जी। आज की वीडियो में हम कूलम्स लॉ के ऊपर बात करेंगे। कूलम लॉ जो है ये दो चार्जेस के दरमियान जो फोर्स होती है उस फोर्स को डिस्क्राइब करता है, बयान करता है कि वो फोर्स क्या है, किस तरह से एक्ट करती है। ये जो फोर्स होती है ये म्यूचुअल फोर्स होती है, कूलम फोर्स भी इसे कहते हैं। और म्यूचुअल फोर्स का मतलब होता है बामी फोर्स। बामी फोर्स का मतलब क्या होता है कि दोनों चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स लगा रहे होते हैं। ऐसा नहीं होता कि एक चार्ज सिर्फ दूसरे के ऊपर लगा रहा हो, एक जो है वो दूसरे के ऊपर लगाता है और दूसरा जो है वो पहले के ऊपर लगाता है। तो कूलम जो लॉ की स्टेटमेंट है वो हम देखते हैं। इस डायग्राम से हम कूलम लॉ की स्टेटमेंट को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पास फ़र्ज़ करें कि दो चार्जेस हैं, एक जो है एक चार्ज को मैं Q1 चार्ज कह देता हूँ और एक को हम Q2 चार्ज कह देते हैं। कि इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास है R लेट से, और जो चार्ज की मैग्नीट्यूड है वो Q1 है, इस चार्ज की Q2 मैग्नीट्यूड है। कूलम्स लॉ ये कहता है द फोर्स बिटवीन टू पॉइंट चार्जेस, दो पॉइंट चार्जेस। व्हाट इज़ मीन पॉइंट चार्ज? पॉइंट चार्ज किसे कहते हैं? पॉइंट चार्ज ऐसे चार्ज को कहते हैं जिसको हम किसी पॉइंट पर लोकेट करवा सकें, यानी कि जिसका साइज़ इतना स्मॉल हो कि एक पॉइंट के बराबर हो, उसको हम पॉइंट चार्ज कहेंगे। इलेक्ट्रॉन को हम एज ए पॉइंट चार्ज ले सकते हैं। तो फोर्स जो है दोनों पॉइंट चार्ज, ये पॉइंट पर लोकेट तो नहीं है, ये तो बड़े बने हुए हैं, सिर्फ हम समझने के लिए इनको बड़ा बना रहे हैं। थ्योरेटिकली ये पॉइंट चार्ज ही हैं। तो इन दोनों के दरमियान जो फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इन दोनों चार्जेस की मैग्नीट्यूड के हासिले ज़रब के, प्रोडक्ट के, यानी कि Q1 ज़रब Q2 इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्स बिटवीन टू चार्जेस। जो फोर्स है दैट दिस इज़ कॉल्ड म्यूचुअल फोर्स या कूलम फोर्स भी कहेंगे। तो ये जो है दूसरा कूलम लॉ की जो सेकंड पार्ट है वो में ये कहता है कि जो फोर्स है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है चार्जेस के दरमियान जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, यानी कि F इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r स्क्वायर। इन दोनों रिलेशंस को हम इकट्ठा करेंगे। यहाँ पे देखें ये फोर्स जो है ये 1/r स्क्वायर के साथ वेरी कर रही है, तब्दील हो रही है। जैसे जैसे फासला बढ़ाएंगे वैसे वैसे फोर्स जो है वो कम होगी, लेकिन R नहीं, R का स्क्वायर है। कूलम ने ये रिलेशन एक्सपेरिमेंट कर करके फाइंड किया था, ये थ्योरेटिकली नहीं है, ये भी एक्सपेरिमेंट से उसने ये रिजल्ट जो हैं ये निकाले थे। तो इन दोनों रिलेशंस को अगर मैं कंबाइन करूं तो मेरे पास क्या बन जाएगा? मेरे पास बन जाएगा F इज़, इधर ही लिखते हैं, F इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और इसी को अगर मैं बराबर में कन्वर्ट करना चाहूँगा तो ये हमारे पास यहाँ पे मैं कांस्टेंट लगाना पड़ेगा जो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, यहाँ पे ये हमारे पास आ जाएगा। यहाँ पे जो K है दिस इज़ कॉल्ड कूलम्स कांस्टेंट, इसको हम कूलम्स कांस्टेंट कहते हैं। ये जो K होगा इसकी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर, या इसकी ये इसको मैं एप्सिलॉन नॉट जो है इसको भी डिफ़ाइन करता हूँ। ये क्या है? यहाँ पे जो K है इसकी वैल्यू बनेगी 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। यहाँ पे जो एप्सिलॉन नॉट है और ये हमारे पास क्या बनेगा, इसकी वैल्यू होगी 8.8 × 10⁻⁻12, ये इसकी बनेगी वैल्यू जो है। अब एप्सिलॉन नॉट होता क्या है? दिस इज़ कॉल्ड परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। इसका क्या मतलब है परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का? इसका मतलब है कि फ्री स्पेस में अगर चार्जेस पड़े हुए हैं तो कितनी फोर्स लगेगी एक दूसरे के ऊपर जो वो लगाएंगे, यानी कि फ्री स्पेस कितना अलाउ कर रही है फोर्स को एक चार्ज से दूसरे चार्ज पर लगने में, एग्जर्ट होने में। एक चार्ज जब दूसरे पे फोर्स लगा रहा है तो फ्री स्पेस दरमियान में है तो जो फोर्स लगेगी वो डिफरेंट होगी अगर दरमियान में कोई और चीज़ हो। तो
परमिटिविटी का मतलब परमिट से निकला है वर्ड ये। परमिट का मतलब अलाउ करना, कि फ्री स्पेस कितना अलाउ कर रही। तो इसको मैं अगर यहाँ पे लिखूँ उस इक्वेशन में, तो ये हमारे पास आ जाएगा F = 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये जो रिलेशनशिप है ये कूलम्स फोर्स का रिलेशन है। ये स्केलर फॉर्म में, यहाँ पे वेक्टर अभी नहीं है, तो कूलम्स लॉ की ये स्केलर फॉर्म है। अब हम जाते हैं वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ में। हमें पता है कि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसको हम वेक्टर में लिखेंगे। तो ये है हमारे पास वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्स लॉ। वो क्या होगा, ये जो फोर्स, इधर इस डायग्राम में वापस आते हैं। ये जो डायग्राम है इसमें मैं फोर्सेस को बनाता हूँ दोबारा से। ये हमारे पास ये Q1 चार्ज है, ये Q2 चार्ज है। Q1 जो Q2 पर फोर्स लगा रहा है, ये दोनों के दरमियान फासला है जो हमने R रखा हुआ था। इन दोनों के दरमियान जो फासला है वो हमारे पास R है। और ये जो फोर्स Q1 Q2 पे लगाएगा इसको मैं कहता हूँ F21, और ये जो 2-1 पे लगाएगा इसको हम कहते हैं F12। तो ये जो वेक्टर हमने बनाया हुआ है जो डायरेक्शन को शो कर रहा है, दैट इज़ कॉल्ड यूनिट वेक्टर। इसको हम R12 लिखेंगे। याद इस तरह से रखना है कि जो 1 जिस पे फोर्स लग रही है उसको पहले लिखना है, फिर जिस जो लगा रहा है उसको बाद में लिखना है। Q1 के ऊपर लग रही है तो F1 पहले आएगा, 2 बाद में आएगा। इधर 2 पर लग रही है तो 2 पहले आएगा तो 1 बाद में आएगा। तो यहाँ पे जो हमारे पास यूनिट वेक्टर बनेगा वो R21 बनेगा। और इसको अब ये जो दोनों फोर्सेस हैं, मैंने कहा ये म्यूचुअल फोर्सेस हैं, ये मैग्नीट्यूड में इक्वल होंगी, सिर्फ डायरेक्शन में फ़र्क होगा। मैग्नीट्यूड में इक्वल का मतलब ये है कि F21 इज़ इक्वल टू होगा F12 के, मगर डायरेक्शन अपोजिट होगी। एक के साथ में माइनस साइन लगाना पड़ेगा। ये न्यूटन्स थर्ड लॉ में कहता है। न्यूटन्स थर्ड लॉ। ये दोनों फोर्सेस जो हैं वो यहाँ पे इक्वल हैं और अपोजिट डायरेक्शन में हैं। ये हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि फोर्स म्यूचुअल है, मैं ये बार बार कह रहा हूँ। अदरवाइज़ हम ये इस तरह से नहीं लिख सकते अगर फोर्स सिर्फ एक की कंसीडर हो। म्यूचुअल फोर्स का मतलब है दोनों इक्वल फोर्सेस होंगी। और इसको मैं लिख सकता हूँ जो F12 है या F21 है, ये हमारे पास बन जाएगा F12 इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R²। यहाँ पे आ जाएगा R12। ये मैंने इस फोर्स को लिखा है वेक्टर फॉर्म में। बेसिकली यही रिलेशन है, लेकिन हम इस रिलेशन को चार्ज Q1 के लिए लिख रहे हैं कि Q1 जो फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। तो ये हमारे पास इसी तरह से फॉर सेकंड चार्ज आएगा, जो फोर्स सेकंड चार्ज के ऊपर लगेगी F21 के ऊपर, वो हमारे पास क्या होगी 1/4πε0 Q1 Q2 R² R21। तो ये है फॉर चार्ज Q1 और ये है फॉर चार्ज Q2। ये दोनों फोर्सेस आ गई। ये जो दोनों फोर्सेस हैं ये कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म जो हैं उसको डिफाइन कर रही हैं इंडिविजुअली, एक एक चार्ज के ऊपर जो फोर्स लग रही है। मैं इसको जनरलाइज्ड करके इस तरह लिख सकता हूँ, इन जनरल फॉर्म ये बन जाएगी, ये हमारे पास बन जाएगी F इज़ इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 R²। ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। ये यहाँ पे यूनिट वेक्टर ज़रूर लगाना है क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, और अगर हम यूनिट वेक्टर नहीं लगाएंगे तो ये रिलेशनशिप सही नहीं रहेगा। ये हमारे पास कूलम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म आ गई। और अब हम
देखते हैं लास्ट इसमें चीज़ जो है इफ़ेक्ट ऑफ मीडियम, कि अगर चार्जेस के दरमियान फ्री स्पेस ना हो तो फिर क्या होगा, कूलम फोर्स क्या उससे चेंज होगी। तो यस, मीडियम अगर इंसुलेटर हो, कंडक्टर ना हो, तो कूलम फोर्स रिड्यूस होगी, कम होगी। अगर मीडियम जो है वो दो चार्जेस के दरमियान कोई प्लास्टिक है, कोई वुड है, या कोई भी मटेरियल है जो कंडक्शन नहीं कर रहा, जिसमें से बिजली नहीं गुजर सकती, तो वो जो है वो कूलम फोर्स को रिड्यूस कर देगा। तो हम ये कह सकते हैं कि एनी डाई इलेक्ट्रिक इन दी, या इसको इस तरह से लिखते हैं, इन द प्रेजेंस ऑफ डाई इलेक्ट्रिक मीडियम। ये डाई इलेक्ट्रिक मीडियम क्या होता है? डाई इलेक्ट्रिक का मतलब होगा इंसुलेटिंग मीडियम। इंसुलेटिंग मीडियम यानी कि जो कंडक्टर ना हो। डाई इलेक्ट्रिक मीडियम की मौजूदगी में द कूलम फोर्स, इसे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी कहते हैं, द कूलम फोर्स विल रिड्यूस, ये रिड्यूस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास आ जाएगा F इज़ इक्वल टू, ये जो रिलेशन ऊपर वाला लिखा है ये मैं लिखने लगा हूँ स्केलर फॉर्म में, 1/ε0 एप्सिलॉन r। यहाँ पे एक और टर्म मैंने लगा दी है ε0 के साथ εr, Q1 Q2 ओवर r स्केयर। ये तो ये हमारे पास आ जाएगा, ये जो यहाँ पे एप्सिलॉन r है, दिस इज कॉल्ड relative permittivity। relative permittivity, relative permittivity जो है इसका मतलब क्या है? परमिटिविटी मैंने बताया है कि कितना फ्री स्पेस चार्जेस के दरमियान, अगर फ्री स्पेस है, यहाँ पे कोई चीज़ नहीं है, तो जो फोर्स लग रही है वो ε0 पर डिपेंड कर रही है, यानी कि फ्री स्पेस है। अब चार्जेस के दरमियान कोई मीडियम आ गया है, फ्री स्पेस नहीं रही, हमने कोई चीज़ रख दी है दरमियान में, लेट्स से कि कोई प्लास्टिक का पीस रख दिया है या एनीथिंग एल्स, कोई भी चीज़ इंसुलेटिंग हो, लकड़ी रख दी है, तो या चार्जेस को उठा के प्योर वाटर में रख दी है, वो भी इंसुलेटर होता है, प्योर वाटर जो है उसके अंदर रख दी है, तो अब फोर्स क्या होगी? अब फोर्स वेरी कर रही होगी। ε0 का मतलब है कि फ्री स्पेस के लिहाज से, रिलेटिव का मतलब होता है किसी दूसरी चीज़ के लिहाज से, तो रिलेटिव परमिटिविटी के फ्री स्पेस के लिहाज से कितना अब फोर्स कम होगी, ये हमें ε0 बताएगा। ε0 की वैल्यू देखें फोर्स के इन्वर्स में आ रही, जितनी वैल्यू ε0 की ज़्यादा होगी उतनी वैल्यू जो है वो फोर्स की वो कम होगी। तो ε0 की जो वैल्यूज़ हैं मटेरियल टू मटेरियल चेंज होती रहती हैं, हर मटेरियल के लिए जो है ना वो अलग अलग वैल्यू है। तो ये आपको बुक में मिल जाएगी, FSE की बुक में पहला टॉपिक है सेकंड ईयर में 12वीं क्लास का ये, तो वहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है जिसके अंदर सारी मटेरियल की रिलेटिव परमिटिविटी वहाँ पे है, और वहाँ से देख सकते हैं कि हर मटेरियल जो है उसकी वो कितना इफ़ेक्ट करता है कूलम फोर्स को। तो ये हमारे पास आ गया जी कूलम्स लॉ की एक और फॉर्म है, यानी कि कूलम्स लॉ इन द प्रेजेंस ऑफ डाइलेक्ट्रिक मीडियम, तो वो ये होगा हमारे पास। उम्मीद है आपको इस टॉपिक की जो है ना वो अच्छी तरह समझ आई होगी। थैंक यू वेरी मच।